कूल। तो हम लोग 46 देख चुके थे, दिमाग नहीं लगाना था इसमें ज्यादा। सब 1 2 3 4 मारना था। 47 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अगेन, अभी हमने पिछला वाले में देखा कि कितना बेसिक चीज उन्होंने पूछ दिया था, फिर से इन्होंने काफी बेसिक चीजें यहाँ पूछा। इसमें किसी ने गलती की है क्या? वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल का मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल होता है जो आपको बिजनेस शुरू करने के लिए शुरू में पैसा डालना होता है। वो कोई इक्विपमेंट हो सकता है, वो आपका इक्विटी हो सकता है, आपके फैक्ट्री फ्लोर हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज जो आपने शुरू में ही डाल दिया है बिकॉज आपको वो अपना प्रोसेस शुरू करने के लिए चाहिए था। एंड वर्किंग कैपिटल वो चीज होती है जो आपको रेकरिंग मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है। वो आपका जो रेकरिंग सामान बनाने में या फिर आपका रेकरिंग बिजनेस रन करने में जो पैसा आपको लग रहा है, जिससे आप कोई सामान खरीदते हो, फिर आप उससे कुछ बनाते हो, फिर उसको बेच देते हो, तो उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल दूं तो 50 लाख का आपने एक फैक्ट्री बना दिया, उसमें आपने मशीन्स लगाए हैं बहुत सारे। उस मशीन के अंदर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको बार बार पैसा फिर से देना होगा। तो आई थिंक सबको ये कॉन्सेप्ट आता ही होगा। तो इसमें किसी ने गलती की है क्या, और अगर गलती की है तो अपना लॉजिक शेयर करना कि क्यों गलती हुई एग्जाम में। नहीं की है किसी ने गलती, आगे बढ़े। ठीक है, मतलब आई थिंक दिस इज क्लियर कि कंप्यूटर एंड पेट्रोल वाला सीन। सर फार्मर्स इसको प्लॉ ऐसा जो ही है। बोल सकते हैं क्या क्या? कि वर्किंग कैपिटल कंज्यूम हो जाता है जबकि फिक्स्ड कैपिटल बना रहता है, सिंपल में सर। हाँ, मतलब फिक्स कैपिटल को भी हम लोग डिप्रिशिएट कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स कैपिटल बना ही रहता है। मान लीजिए आपका फैक्ट्री गिर गया, या फिर आपका जो मशीन है जो आपका फिक्स कैपिटल था शुरू में, वो 10 साल के बाद फिर आपको रिप्लेस करना होता है। तो सर वो तो डिप्रिसिएशन हुआ ना, मतलब कि ये तो हाँ। कंज्यूम हो जा रहा है जैसे कि। हाँ, तो अब डिप्रिसिएशन वही, as a finance person या as an economist, it is easy to understand the depreciation, amortization and the consumption वाला debate, but यस। मतलब वही टाइम फ्रेम का डिफरेंस है जो आप कहना चाह रहे हैं। तो मैंने एग्जाम में ऐसा कर दिया था कि जो कॉन्सेप्ट्स है वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के, उनको मैंने फ्लिप कर दिया था। तो कंसेप्चुअली मैंने सारे गलत की मार्क किए, फिर क्योंकि मैंने वर्किंग को फिक्स समझ लिया, फिक्स को वर्किंग की तरह कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट मैंने फिर भी ओनली टू करके करेक्ट कर वेरी लिया था, नाइस। क्योंकि तो सारे आदित्य, वैसे थे। आदित्य इज अ परफेक्ट केस। मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि यूपीएससी से सब लोग टेंशन में आ गए थे कि ओनली वन ओनली टू वाला डिफिकल्ट है। बट इससे कई बार चीजें और आसान हो गई हैं। मतलब क्या हो गया कि लोग गलत समझ के भी सही मार्क कर दे रहे हैं। तो राइट सर। बढ़िया है। इट वर्क इन योर एडवांटेज। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एग्जाम में कुछ नहीं भी आए ना, तब भी कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 48. Which one of the following words phrases is the most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items? किसी को ये नहीं आता था? किसी ने गलत किया इसको? कोई कोई बताओ, मतलब किसी ने अगर इसको गलत किया है या कैसे सही किया है, गलत किया, बताओ। शार्क टैंक का एपिसोड था सर एक, उससे सही वेरी किया नाइस। था। वो वेरी नाइस। दिल्ली का कनॉट प्लेस का दिख रहा था उसमें। अच्छा, तो सर मैं इट थोड़ा थोड़ा वाज ना। टोटली टोटली नॉलेज बेस्ड सर। हाँ, इट वाज बेसिकली नॉलेज बेस्ड, लेकिन नॉलेज बेस के साथ में भी थोड़ा थोड़ा मतलब लोगों को पता होनी चाहिए ये चीजें, बिकॉज अब आप हाईटेक वर्ल्ड में रह रहे हैं and ये सब टर्म्स नहीं पता है, तो दिक्कत है बेसिकली। तो बिग सर डेटा उस टाइम एनालिटिक्स। पे हाँ फेसबुक प्लीज। का मेटा भी बहुत न्यूज में था, तो उसमें वो हेडसेट्स वगैरह लगा के फोटोज वगैरह काफी पोस्ट हुए थे, तो उससे रिलेट करके कर दिया था। हाँ, तो मेटावर्स कॉन्सेप्ट ही फेसबुक मेटा मतलब बहुत बड़े स्केल पे लेके आया। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें सीखी भी जा सकती थी। हमारा जो यूनिवर्स है, जो रियल यूनिवर्स है जिसमें हम प्रॉपर्टी राइट्स एक्सर्ट करते हैं, तो मेटा हम लोग कोई भी चीज को क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मेटा फिलोसफी, मेटा फिजिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज अबव द रियल वर्ल्ड। अगर किसी को बस इंग्लिश भी आती होगी, ये मेटा का मतलब अगर पता होगा, तो आई थिंक ये सही किया जा सकता था। किसी ने इस तरीके से सही किया क्या, बस मेटा वर्ड का मतलब आने के कारण?
हाँ सर, मतलब मैं तो पहले समझ गया था कि मेटावर्स वो फेसबुक से कनेक्टेड है, बट जब वो वर्चुअल वर्ल्ड विच कैन बी एक्सेस साइमल्टेनियसली, तो उससे भी समझ में आ गया कि लाइक सिमुलेशन के बाहर एक पर्सपेक्टिव से फिर कोई चीज ऑपरेट करना, तो वहां से मेटावर्ड से कनेक्ट कर लिया था मैंने। हम्म। तो अगेन मैं जो बोलता हूँ ना, लेटरल थिंकिंग एंड हमेशा दिमाग खुला रखेंगे, तो वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना था। एंड एक एक वर्ड में अगर आप ध्यान देते तो मेटा वाले वर्ड पे आप इस चीज पे हार्पिन कर सकते थे। मेटा समथिंग विच इज वर्चुअल, समथिंग विच इज नॉट रियल, विच इज इन अदर वर्ल्ड। तो उस टाइप से यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट। बाकी तो यार ये सब चीज पता होना चाहिए। बिग डेटा एनालिटिक्स इज व्हेन यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड यू अप्लाई डिफरेंट एल्गोरिथम्स विच इंक्लूड्स एमएल एआई। क्रिप्टोग्राफी इज जैसे पासवर्ड्स होते हैं, उसी तरह क्रिप्टोग्राफी आपका मैथ्स की हेल्प से आप बहुत बढ़िया एल्गोरिथम्स के थ्रू आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हो थ्रू आउट वाइल सेंडिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। इनफैक्ट एक सिस्टम में भी आप उसको यूज करते हो। वर्चुअल मैट्रिक्स क्या होता है, आई हैव नो आइडिया। ये एक टर्म इन्होंने डिराइव कर सर लिया था यूपीएससी ने। सेम जो सर आपने मेरा बोला ये ना रॉन्ग हो इसमें। गया था। हाँ, प्लीज गो अहेड। अ, मेरा रॉन्ग हो गया था क्योंकि मैंने वर्चुअल को जो क्वेश्चंस में है वहां हम्म पे 2 बार मेंशन था, वर्चुअल वर्चुअल आइटम्स और हम्म हम्म वर्चुअल वर्ड्स। तो हम्म। मैंने उसकी वजह से डी को मार्क किया था। हाँ, तो यहाँ पे ये गलती हो सकती थी, इसीलिए वर्चुअल मैट्रिक्स डाला ही था यूपीएससी ने। ये पूरा क्वेश्चन हम्म। जो था वो वर्चुअल मैट्रिक्स के थ्रू गलत कराने के लिए था, जिनको नहीं आता था या जो मेटा वाला चीज पे दिमाग नहीं लगा रहे थे। तो मुझे वर्चुअल हम्म। मैट्रिक्स नाम का कोई टर्म ही नहीं होता है तेजस। ये यूपीएससी ने इन्वेंट ओके। किया था। मतलब मैंने तो आज तक नहीं सुना है, किसी और ने सुना है तो बता दो भाई। राइट सर। नहीं सर, ये चारों ऑप्शन सर में वर्चुअल वर्चुअल मैट्रिक्स का डिस्प्ले को कोई जब आइडिया नहीं एडिट है। करना होता है तो आप और सर बोलिए। उस टाइम मुझे लगा भी कि ऑड वन आउट भी हो सकता है, कि तीनों सुने हुए हैं और हाँ, लास्ट वन नहीं है, तो वो हो सकता है, नहीं तो ये मैंने इसलिए वो मैंने लॉजिक बोला लगाया था। नॉलेज जरूरी था। एंड वर्चुअल मैट्रिक्स इज नॉट अ टर्म। ओके सर सर। टर्म है ना वो कि वर्चुअल डिस्प्ले को जब क्रिएट करना हो, डिस्प्ले करना हो, एडिट करना हो तो उसको वर्चुअल मैट्रिक्स बोलते हैं। नहीं, मैट्रिक्स एक अलग चीज, वर्चुअल मैट्रिक्स उसको नहीं बोलते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि मैट्रिक्स क्या हुआ कि आप नंबर्स को एक रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करके उस पर ऑपरेशंस कर रहे हैं। वो आप कंप्यूटर में भी वही करते हैं। एंड जो आप डिस्प्ले की बात कर रहे हैं, दैट इज सिंपली पिक्सल्स को आप उस मैट्रिक्स के फॉर्म में डिनोट करके एंड उस पर आप ऑपरेशंस रन कर रहे हैं। बट वर्चुअल तो वो सर मैट्रिक्स एज द अ, हिंदू में एक बार पढ़ा था कि कोई कंपनी थी जिन्होंने ये इसको इस तरह से लिखा था, इसीलिए वो सब सोचा था। अच्छा, तो हो सकता है कंपनी अपना नाम को उस तरीके से लिख रही होगी। बट इट इज नॉट अ साइंटिफिक टर्म एज फार एज आई नो। हो सकता है कि होता भी ओके होगा, सर। शायद मैंने नहीं सुना होगा। ओके सर। हाँ, सर तो ठीक मुझे है। भी वही याद था मतलब। अच्छा, तो आपने भी वही वर्चुअल मैट्रिक्स डाला था क्या? नहीं सर, मैं तो मेटावर्स ही डाला था। हाँ हाँ। आई थिंक ये नॉलेज थोड़ा चाहिए था इसके लिए। ठीक है, 49 पे आते हैं। सर या सर लाइक जो जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था, तो सपोज हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट जैसे मेटावर्स था, बहुत ही पॉपुलर टर्म था और बहुत ज्यादा लाइक न्यूज में था, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पॉपुलर मतलब लॉजिक ऐसा यूज कर सकते हैं कि सबसे पॉपुलर टर्म जो सबसे बिल्कुल। वेल नोन है वही वाला यस पिक कर लें। यस, डेफिनेटली वो करना ही चाहिए। हाँ जी सर। हम्म। सर मुझे विद एक डाउट है सर, इसमें आइडेंटिफाई कैसे करें कि किस क्वेश्चन में ऑड वन आउट वाला लॉजिक लगेगा, किसमें सर जो ज्यादा रिपीट हुआ टर्म वो वाला लॉजिक लगेगा? तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे के। हाँ, तो अब ऑड वन आउट वाला जो है, अब इसमें अगर आप देखेंगे ये वाले क्वेश्चन में, मैं मोस्टली उस वाले लॉजिक से नहीं जाऊंगा जो अभी बोल रहे थे वो। मैं यहाँ पे नॉलेज वाले लॉजिक से जाऊंगा कि भाई पता होना चाहिए थोड़ा, तभी इसको मार रहे हैं। बिकॉज कोई इंसान अगर ये चारों टर्म्स नहीं सुना है, मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं इन चारों टर्म्स के बारे में, तब मेरे लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने इसको इजी इसलिए डाला है बिकॉज पूरी दुनिया लगभग इसके बारे में बात करी थी, जानती थी। एंड अगर आपको अपनी तैयारी में आपने कभी नहीं सुना है तो फिर कहीं तैयारी में कुछ तो दिक्कत है। फिर आप शायद न्यूज़पेपर आप अच्छे से नहीं पढ़े, या फिर आपने करंट अफेयर्स ठीक से नहीं पढ़ा। बिकॉज अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होता थोड़ा सा भी, तो आपको पता होता ये चीज, मेटावर्स क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। वर्चुअल मैट्रिक्स आपने डेफिनेटली कहीं नहीं पढ़ा होता बिकॉज वो टर्म ही नहीं आता। तो अगर आपने उसको नहीं पढ़ा होता तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते वक्त उस पर ध्यान भी नहीं देते। समझ रहे हो आप मेरी बात? एंड जो आप बोल रहे हो कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस में ऑड वन आउट में जाना है और कौन से में, तो जनरली क्या होता है कि जब आपके डेफिनेशंस हो या फिर बहुत जेनरिक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पूछा हो, जैसे 100 मिलियन फार्मर्स, तो उसमें हमेशा बहुत पॉजिटिव और ब्रॉड चीज में जाना चाहिए।
बट कोई बहुत स्पेसिफिक नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे फिग वाला क्वेश्चन था, या प्रीवियस ईयर्स में कभी वो आया था ना, कहीं किसी हिस्ट्री के क्वेश्चन में कुछ आ गया था, या हिस्ट्री वाले में ऐसा बहुत सारा होता है कि बहुत ही अननोन पर्सनालिटी या कुछ ऐसा पूछ देंगे जो हमने पहले कभी नहीं यस सुना, सर, कभी नहीं पढ़ा, तो जनरली वो सही हो सर जाता है। सर वो गोपाल बाबा वागलंकर हाँ उनका एग्जैक्टली, उनके प्रोफेशन। तो वो हिस्ट्री में जनरली ज्यादा होता है। आई डोंट थिंक बाकी सब्जेक्ट्स में वो चीज उतनी रिपीट होती है। हाँ, अगर कहीं लॉजिक लग रहा है, जैसे फिग वाले में लॉजिक लग जा रहा था, तब यू कैन थिंक अबाउट इट। बाकी जगह पे यू शुड ऑलवेज गो फॉर द जनरल एंड द मोस्ट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट विच इज आउट देयर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया विकास? और ये भी है कि साइंस साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में मोस्टली थीमेटिकली जाना चाहिए हमें, तो वो बेटर रहता है हमेशा, मतलब। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं, आगे ट्रेंड रिपीट कर रहे हैं। अगर एनर्जी वाले आ रहे हैं तो एनर्जी वाले में जाओ, अगर आपका एग्री वाला आ रहा है तो एग्री वाले में जाओ। हाँ, यहाँ पे अगर, बायोटेक का भी एक क्वेश्चन आता है हर साल, जैसे उसका हाँ भी बायोटेक का वही। कुछ आएगा, यहाँ पे फ्यूचर टेक का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। With reference to the rules imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statements. There is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. अच्छा, नो है, थोड़ा उसको डाकन कर लेंगे, पता नहीं। For wholly owned banking subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian national. At least है, जेनरिक है, एंड अगर इंडिया में हम लोग होली ओन कर रहे हैं तो ये लॉजिक भी बना रहा था, टू तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब बी एंड सी में से हमें देखना है, वन हुआ कि नहीं वो देखना है। फिर वन क्या बोल रहा है, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। अगर कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या मैं 1 रुपए में जाकर अपना बैंकिंग सब्सिडरी खोल सकता हूँ किसी एक भी कंपनी के लिए? समझ रहे हो? तो बैंक खोलने के लिए आपको पहले ही बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, उसके बिना आपको मतलब आप बैंक चला ही नहीं पाओगे। एनबीएफसी बहुत छोटे लेवल पे खोला जा सकता है, जैसे ग्रामीण बैंक जो हम लोग बांग्लादेश का मॉडल पढ़ते हैं, या फिर इंडिया में बहुत सारी एनबीएफसीज हैं। लेकिन वो क्यों नहीं सभी यूनिवर्सल बैंक्स बन जाती हैं? फिर अलग अलग टाइप के बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स क्यों आते हैं? पेमेंट्स बैंक्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, वो इसीलिए आते हैं बिकॉज उनका कैपिटल उतना ज्यादा नहीं होता जब वो शुरू कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, लॉजिकल भी नहीं लग रहा है। तो एग्जाम हॉल में आई थिंक ये बिना नॉलेज के भी ये सही हो सकता था। किसी ने इसको एग्जाम हॉल में गलत किया है क्या, कुछ और सोच के? सर मैंने तो डेटा देख के सेकंड ऑप्शन गलत कर दिया था। लेकिन तो सेम एटलीस्ट आई था ना। मार्क बी। हाँ वो उस टाइम पे मैंने देखा नहीं कि वो एक रेंज दे रखा है, मैंने बस 50 देख के तो सीधा उसको रॉन्ग मार्क और कर दिया था। एटलीस्ट 50 था, मतलब 80-90 रहता तब मैं सोच भी सकता था गलत करने का, राइट? हम्म। और लॉजिकल भी था ना, बाकी इस ऑप्शन में ही वो कोहेरेंस बना रहा था कि अगर हम लोग इंडियन उसको बोल रहे हैं तो 50% तो एटलीस्ट होना ही चाहिए इंडियन, तब वरना फिर इंडियन कैसे बोल पाएंगे? सर, और उसके साथ में सेकंड ऑप्शंस में ये भी है कि रिप्रेजेंटेशन का भी गेम है, कि अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, अगर उसमें इंडियन की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, कि हमें अपने उस पर करना कैसे है, तो फिर वो इन्फेरेंस नहीं बैठेगा ना उसके साथ में, स्टेटमेंट के साथ में। मेरा तो वही इस मैं तरीके बोल से रहा हूँ सेकंड जय, स्टेटमेंट सही कर लिया था मैंने। मैं वही बोल रहा हूँ कि सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में ही कोहेरेंट है एटलीस्ट 50% वाले नंबर से। हाँ, अगर एटलीस्ट 90% रहता, 80% रहता, तब डेफिनेटली गलत मान सकते थे। एंड फर्स्ट वाला एक्सट्रीम है। ठीक है, समझ में आ गया लोगों को? एक्सट्रीम भी है और सर थोड़ा नेगेटिव भी है, क्योंकि वो फॉरेन बैंक्स की बात कर रहा है। और अगर हम फॉरेन बैंक्स में मतलब नो कैपिटल रिक्वायरमेंट रखेंगे तो वो बहुत नेगेटिव चीज हो जाएगी। वेरी फॉरेनर्स नाइस, आके फिर तो बहुत सारे बैंक्स बना सकते हैं ऐसे। बिल्कुल। तो इंटेंट इकोनॉमिक ऑफ द सिक्योरिटी। क्वेश्चन भी देखना है। हम्म, बोलिए, कोई बोल रहे थे? सर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सही हुआ तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी कंसर्न भी हो जाएंगे। वही वही एग्जैक्टली exactly. तो इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है, एंड ऑफ कोर्स जो अपना रूल है वो तो है ही। और इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन जैसे ही इकोनॉमी पॉलिटी आता है तब तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। याद है हम लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ कि साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो कि इस एग्जाम इस क्वेश्चन को क्यों पूछा, इसमें क्या चाहता है कि तुम्हें पता हो, किस पर्सपेक्टिव से तुम सोचो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग वो रिटेल बैंकिंग मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो इंटेंट ही उस क्वेश्चन का है कि वही उन्हीं के बारे में वो जानना चाह रहा है कि तुम्हें पता है कि नहीं। अगर मैं ऑब्सक्योर फैक्ट बोल रहा हूँ किसी चीज को कि मुझे नहीं, यूपीएससी को नहीं मतलब इट डजेंट एक्सपेक्ट मी टू नो दैट फैक्ट, तो मैं इंटेंट ऑफ यूपीएससी में वहां पे जानना चाह रहा हूँ, राइट? तो हमेशा यहाँ पे भी उस चीज को ध्यान में रखेंगे।
आई थिंक डिफिकल्ट मैंने लिखा है, बट एग्जाम हॉल में दिस वाज अ मॉडरेट या इजी क्वेश्चन अगर अच्छे से दिमाग लगाते तो। ठीक है। With reference to CSR rules in India, consider the following statements. CSR rules specify that expenditures that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities. Okay, पता नहीं, देखते हैं। CSR rules do not specify minimum spending on CSR activities. ठीक है, तो which of the following is are correct? अब सबसे पहले डू नॉट जहां पे आ जाए उसको गोल कर लेंगे। थोड़ा जो नेगेटिव कॉनोटेशन वाले स्टेटमेंट्स होते हैं उस पे पहले ही यूपीएससी गलत कराता है। तो सीएसआर एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो गया। तो पहला वाला जो चीज है वो बोल रहा है कि भाई तुम सीएसआर कर रहे हो, उसको अपनी ही कंपनी के लिए डायरेक्टली बेनिफिट के लिए यूज करोगे तो वो सीएसआर कैसे रहेगा? तो पहला वाला तो लॉजिकल लग रहा है कि वो स्पेसिफाई कर दे रहा है कि अगर तुम उसको अपने डायरेक्ट बेनिफिट के लिए या एम्प्लॉयज के लिए यूज कर रहे हो तो वो सीएसआर नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट तो इंटेंट ऑफ सीएसआर के साथ जा रहा है। एंड सेकेंड वाला कि मिनिमम स्पेंडिंग एक्टिविटीज आप स्पेसिफाई नहीं करे तो फिर सीएसआर होगा ही क्यों? मैं नहीं करूंगा ना सीएसआर। तो अगर सीएसआर के बारे में कुछ नहीं पता है, बस उसके इंटेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टर्म को ही पढ़ के आई थिंक इस क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। बाकी नॉलेज तो अपना होता ही है कि 2% चाहिए होता है। किसी और का कोई और लॉजिक यहाँ पे? यस सर, मैं सर सर दोनों पहला वाला सिमिलरली तो वर्डेड है। एक एक बार में कोई एक प्लीज। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि सर पहला वाला तो मैंने फुल फॉर्म की वजह से ही किया था कि सोशल है तो खुद को कैसे प्रॉफिट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है सर, डू नॉट स्पेसिफाई अमाउंट, तो जैसे कोई बड़ी कंपनी है रिलायंस, वो बोले मैं 500 रुपये ही CSR करूंगा, तो ऐसे अलाउ तो नहीं कर सकते इस चीज को, इसलिए एग्जैक्टली। गलती है सर। और कोई और कुछ बोल रहे थे? सर यही कह रहा था कि दोनों ये भी सिमिलरली वर्डेड है तो कोई एक ही ठीक होगा और फर्स्ट हम ठीक, मतलब हाँ, वेरी लॉजिकली नाइस। ठीक है वो। हाँ, मतलब अगेन इकोनॉमी में सर जनरली रूल्स नहीं लगाता हूँ, मैं लॉजिक और नॉलेज पे ही जाना चाहूंगा। तो आई अगेन सजेस्ट कि रूल्स पे आप ना जाएं इकोनॉमी जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, तो ऑलवेज गो विथ लॉजिक एंड नॉलेज। ठीक है, आगे बढ़े। सर ये थीम से भी है, मतलब जैसे एक क्वेश्चन था कि इन इंडिया वी डोंट हैव एफिलिएट बोर्ड, तो डू नॉट हैव, तो फिर वही यहाँ पे है कि डू नॉट स्पेसिफाई, मतलब वो ऐसे करता है जब स्पेसिफाई हाँ हाँ, होगा इसीलिए वो जनरली लिख कभी रहा है भी कि डू नॉट नॉट नेगेटिव, स्पेसिफाई। नॉट नेगेटिव नेवर ये सारे स्टेटमेंट्स आने लग जाएं तो थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। यूपीएससी जनरली नेगेटिव स्टेटमेंट्स को गलत कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वन है, यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए वेयर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। अच्छा, डिफॉल्ट कर गया है तो अब बॉन्ड्स का कोई वैल्यू नहीं रहा, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि यूएसए डेट is not backed by any hard assets but only by the faith of the government। तो अब ये ना, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और नॉलेज नहीं है तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब मुझे लगता है कि अगर लोगों को नहीं पता है इसके बारे में और अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग जो गोल्ड बैक्ड सिस्टम से पेट्रो डॉलर सिस्टम, मतलब डॉलर बैक्ड सिस्टम की ओर जब गए थे, तभी ये हो गया था कि यूएस को उतना गोल्ड नहीं रखना पड़ेगा, वो डॉलर कितना भी छाप सकता है। एंड अगर वो डॉलर छाप रहा है तो इसका मतलब वो कितना भी डेट क्रिएट कर सकता है, जो कि अभी हम लोग देख ही रहे हैं। $31 ट्रिलियन का डेट हो गया, राइट? एंड अभी भी छापे जा रहा है यूएस, जिसके कारण क्या बोला जाता है कि यूएस एक्सपोर्ट्स इन्फ्लेशन टू द वर्ल्ड। एवरी यूएस डॉलर जो कि छप रहा है नया, वो असल में हम लोग सबको गरीब बना रहा है। तो इसका मतलब इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स। डॉलर इन इटसेल्फ इज अ हार्ड एसेट, इसलिए आप दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो आप यूएस डॉलर में पे कर सकते हैं उसको। तो स्टेटमेंट टू तो डेफिनेटली करेक्ट है। तो अगर स्टेटमेंट टू करेक्ट है, अब आप स्टेटमेंट वन को पढ़िए। अगर यूएस डिफॉल्ट कर ही गया अपने डेट में तो वो फिर कहां से आप उससे एक्सरसाइज कैसे कीजिएगा? यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स वही छाप रहा है और वही बिना किसी हार्ड एसेट के कुछ प्रॉमिस नहीं किया हुआ है। बॉन्ड इन इटसेल्फ इज अ पेपर, इट्स अ सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट इफ इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट, इफ इट इज बैक्ड बाय यूएस डॉलर इटसेल्फ, देन फिर आप किससे मांगने जाइएगा? तो आई थिंक बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली करेक्ट एंड स्टेटमेंट वन जो है, मतलब स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आई डोंट नो इसका आंसर यूपीएससी क्या देगा, बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए एंड आई थिंक काफी ढूंढ के मैंने निकाला भी था इसको। हाँ, आप देखो फर्स्ट लाइन ही पढ़ लो। द फर्स्ट थिंग टू नो इज दैट टी बिल्स एंड यूएस बॉन्ड्स डोंट कम विद कॉम्प्लिकेटेड परचेज अग्रीमेंट्स।
US debt is sold under the full faith and credit of the government as a simple obligation to pay. It is not backed by hard assets. समझ गए? अब देखो यहाँ पे एक लॉ प्रोफेसर भी बता रहे हैं कि सर इंस्ट्रूमेंट्स। साउंड नहीं आता आपका सर आपका। हाँ जी कहाँ पे मेरा साउंड कटा था? ये वाला सर मैंने आप पढ़ के। फर्स्ट नहीं नहीं सर सही ये नहीं सुना है आपने। तो क्या ये इसका आंसर जो मैंने डिस्कस किया वो सुनाई दिया क्या? हाँ जी सर फर्स्ट स्टेटमेंट आप एक्सप्लेन कर रहे थे तभी आपका ऑडियो चला गया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो फिर से करता हाँ हूँ। जी तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट टू जो है कि इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स, दिस इज ट्रू। व्हेन यूएस, द इंटायर वर्ल्ड मूव फ्रॉम गोल्ड बैक सिस्टम टू यूएस डॉलर सिस्टम, जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम आया था, उसके बाद से ही यूएस हैज द सोवरेन एबिलिटी टू प्रिंट एनी अमाउंट ऑफ डॉलर्स इट वांट्स, एंड इट बेसिकली एक्सपोर्ट्स इन्फ्लेशन टू द वर्ल्ड। हर बार जब यूएस एक डॉलर प्रिंट करता है तो हम लोग गरीब होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको डॉलर प्रिंट करने के लिए किसी की परमिशन और कोई हार्ड बैक्ड करेंसी नहीं चाहिए, कोई हार्ड बैक्ड एसेट नहीं चाहिए, गोल्ड नहीं चाहिए। तो उसके कारण क्या है कि जब वो डिफॉल्ट करेगा, जब वो अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाएगा, तो आपके पास, अगर आप एक यूएस के जीसेक के बॉन्ड होल्डर हो, आपके पास एक सर्टिफिकेट बच जाएगा। आप उसके बदले कुछ गोल्ड नहीं मांग सकते, कोई और हार्ड मिनरल एसेट नहीं मांग सकते। उसमें बस इतना लिखा हुआ है कि यूएस गवर्नमेंट आपका ऑब्लिगेशन है, यूएस गवर्नमेंट आपको पे करेगी। समझ रहे हो? तो statements are actually correct and statement 2 is a good, very good explanation for statement 1। तो उसका आंसर भी यहाँ पे बहुत आर्टिकल में बहुत अच्छे से you can see कि T-bills and US bonds don't come with complicated purchase agreements. US debt is sold under full faith and credit of the government as a simple obligation to pay। And law professor क्या बोल रहे थे कि US debt instruments do not waive sovereign immunity, so it would be tough to sue। मतलब अगर वो डेट नहीं दे रहा आपको वापस, तो आप किसको सू करने जाएंगे? तो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। किसी को ये पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम अगर अच्छे से नहीं समझ में आता है तो ये डिफिकल्ट होगा। किसी ने एग्जाम हॉल में इसको अटेम्प्ट किया, सही किया? हाँ सर। सर ये यूएसए तो डॉलर ये करता है, तो कितना डॉलर वो क्लेम कर सकता है सर? जैसे कि चाइना ने भी काफी ट्रिलियन डॉलर रखा हुआ है, जापान ने रखा है, स्विट्जरलैंड ने रखा है, हम लोग भी ज्यादा तो डॉलर में ही रखते हैं। तो क्या सबको क्लेम सेटल कर पाना पॉसिबल ही नहीं होगा यूएसए के लिए? और उतना गोल्ड भी रखा नहीं जा सकता कि वो हार्ड बैक्ड करेंसी रखे उसके अगेंस्ट में। तो उस तरह से भी तो बन जाएगा सर। वेरी नाइस। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टॉइड बताऊं क्या? आपको पता है हाँ पूरे सर। दुनिया में गोल्ड रिजर्व्स का वैल्यू क्या है? कौन बताएगा मेरे को? आप ही बता दिए सर। पूरे गोल्ड रिजर्व्स का वैल्यू स्लेटेड होता है अराउंड 7.5 से 15 ट्रिलियन के बीच, कुछ भी, मतलब अभी तक एस्टिमेट्स है। ठीक है? तो हम लोग बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया मिला के 7.5 से 15 ट्रिलियन, अगर अपर बाउंड ले लें 15 ट्रिलियन का ही गोल्ड है। एंड अभी करंट यूएस डेट जो है दैट इज 32 या 33 ट्रिलियन डॉलर्स। डज इट मेक एनी सेंस? और अगर गोल्ड के द्वारा बैक्ड नहीं है तो और कौन कौन सा ये हार्ड एसेट बचता है पूरी दुनिया में? समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए रैंडम नॉलेज इधर उधर से एक्वायर करते रहना चाहिए। बहुत सारे लॉजिक्स यूज करके इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था, बट दिस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एंड आई होप कि आप लोग जब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स तो इतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोग लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? हेलो मैंने सर। इसे हेलो, इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि यूएसए खुद फॉरेक्स नहीं रखता, बाकी कंट्रीज फॉरेक्स रखती है। हाँ, लेकिन यूएसए गोल्ड रखता है। हाँ लेकिन मतलब कम रखता है इंडिया, हमारा फॉरेक्स ज्यादा है उनसे ऐसा। हाँ, वैसे यूएसए अपने पास भी अपने जी6 रखता है, अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स भी अपने पास रखता है वो। तो ओके। नॉट अ वेरी गुड लॉजिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में सीखने को मिला क्या लोगों को? यस सर। यस बहुत सर। सारे डॉलर। कोचिंग मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर डी दिया हुआ है। अगर अब यूपीएससी भी डी दे देना तो फिर मेरा तो फेथ ही उठ जाएगा। बट ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझो, इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, 52 में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। ठीक है, सिंडिकेट, सिंडिकेट का मतलब ही होता है बहुत सारे लोग, तो पहला वाला ठीक ठाक लग रहा है। देखते हैं। द सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। जैसे ही कैन नॉट आ जाता है, एक तो तुम लोन दे रहे हो, तो अब लोन तुम किसी भी तरीके से दो, लमसम में दो, फिक्स्ड में दो, या एक क्रेडिट लाइन के तौर पे दो, क्यों रोक रहा है? मैं तो इसको डायरेक्टली वन को करेक्ट मानता, टू को गलत मानता। बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता। इसके लिए कुछ नॉलेज का भी जरूरत नहीं है, बस अंग्रेजी आना चाहिए ठीक से और थोड़ा लॉजिक लगाना है। किसी ने इसको गलत किया एग्जाम में? कोई सर, के? हाँ। यस, आई मार्क्ड इट इनकरेक्ट, आई मार्क डी। अच्छा। एसएसजी पढ़ते हैं ना, तो हम लोग लाइक उसमें ये पढ़ते हैं कि जब सिंडिकेटेड लोन होता है तो फिर बैकिंग कम हो जाती है और एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें फिर रिस्क का लेंडिंग कैसे बढ़ा, वो मैं ओवरथिंक हो गया मेरा थोड़ा सा, एसएसजी से श्रुति, लिंक कर दिया था। जो आप एसएचजी से लिंक करके बोल रही हैं, आप सेम ही चीज बोल रही हैं, आप फर्स्ट ऑप्शन ही बोल रही हैं, लेकिन आप उसको समझ उल्टा रही हैं अपने दिमाग में। आप जब एसएचजी या सिंडिकेटेड लोन बनाते हो, तो आप कोई एक बंदा लोन नहीं दे रहा है, मिल के लोग लोन दे रहे हैं, राइट? इसके कारण स्प्रेड हो रहा है रिस्क। कोई एक बंदे पे रिस्क रहेगा तो मान लीजिए रिस्क का वैल्यू है 100, लेकिन अब 10 लोगों पे वो रिस्क का वैल्यू, तो सबके ऊपर रिस्क का वैल्यू कितना हो गया? 10। ओके सर, नाउ मतलब गॉट इट। पहले एक बंदा 100 का लोन देता, अब 10 लोग मिलके 100 का लोन दे रहे हैं, तो रिस्क स्प्रेड हो गया ना। सर मैंने वैसे सोच लिया था कि रिस्क कैपेसिटी वाला सीन सोच रहा था कि वो कम होगा, तो फिर अभी मैं तो समझ गई कि वो रिस्क श्रुति, स्प्रेड की आपको बात कर रहा है। आपको बस इंग्लिश ध्यान से पढ़ना था यहाँ पे, राइट? यहाँ हाँ स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर, मतलब आपका रिस्क, कभी कोई भी चीज अगर स्प्रेड होता है तो वो क्या होता है? कम होता है, राइट? हाँ, बटर को यस, आप नाउ ब्रेड पे जब लगाते हैं, उसको अगर आप स्प्रेड कर लेंगे तो उसका थिकनेस थिन हो जाएगा, राइट? सर ये समझ में नहीं आया तो भी हिंदी में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ, ये चीज तो मतलब एकदम सब कोई ध्यान रखो कि आदत डालो। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही है या एक बार में नहीं घुस रहा है, तो उसका हिंदी एक बार पढ़ लो। नहीं बने क्वेश्चन उससे, मेरा लेकिन एक बार पढ़ लो। वैसे ऐसे ही हुआ था सर मेरा। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल रूपी, इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द आरबीआई इन अलाइनमेंट विथ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, हो सकता है। इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट। अगर वन होगा तो टू होगा ही, वन एंड टू कोहेरेंट है। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। अच्छा, कैसे? अगर रूपी है और लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में, तो इन्फ्लेशन कैसे नहीं होगा? होना ही चाहिए, तो थ्री तो गलत लग रहा है। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी कैश। तो डिजिटल रुपया अगर सॉवरेन करेंसी है तो होगा। आई थिंक वन, टू एंड फोर होना चाहिए। हाँ, दिस वॉज वेरी इजी यार। ये तो सबका सही हुआ होगा। कोई गलत किया है क्या इसको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। With reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? नयापुत्ता, शाक्य मुनि, तथागता। यार अब पीवाईक्यूज अगर किसी ने किया होगा, तो आई थिंक शाक्य मुनि तो सबको पता होगा। तो अगर टू सही है तो इसका मतलब बी एंड सी के बीच में लड़ाई है। हम्म। पता नहीं यार, मतलब बी एंड सी के बीच में अगर लड़ाई है तो इट्स डिफिकल्ट, मतलब एग्जाम हॉल में डिफिकल्ट होता है ये। मैं तीन ऑप्शन है तो तीनों तो नहीं मारता, मैं दो मारता, टू एंड थ्री मारता। हाँ सर, इस टाइप का क्वेश्चन में तो नॉलेज पे जाना ज्यादा सही रहता है। हाँ, ये मतलब या तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि गलत ही हो जाता है ये। बट फिर भी अगर किसी को इसमें एक या दो भी पता होता, तो पीपल कैन टेक रिस्क, क्योंकि ये 50-50 वाला क्वेश्चन हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए जैसे मुझे शाक्यमुनि पता है, तो मेरे लिए डायरेक्टली ये 50-50 वाला क्वेश्चन हो गया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को मारना ही है ये एंड में। तो आई वुड गो विथ टू एंड थ्री एग्जाम में। वन, टू एंड थ्री का शायद मैं रिस्क नहीं लूंगा। अब हो सकता है एग्जाम में गलत हो जाए तो हो जाए, बट कोई लॉजिक नहीं है उसका। अच्छा, नया पुत्ता महावीर भगवान को बोलते हैं। ठीक। किसी और ने सर कुछ और? मेरा ये गलत हुआ था। हाँ। मतलब मुझे सेकंड और थर्ड का तो श्योर शॉट पता था। हम्म। इसका नया पता मुझे लगा कि हो सकता है मैंने नहीं पढ़ा हो पर ये हो, तो मैंने फिर 1 2 3 मार दिया था इसका। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ सेम ना सेम कि लॉजिक। यहाँ पे भी 50-50 पे आके भी वो 50-50 है, मतलब यहाँ पे आप कोई टिल्ट कर ही नहीं सकते। इट्स लाइक कि उस दिन किस्मत कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो है, मेरे को बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा था। एग्जाम हॉल में मोस्टली मैं छोड़ देता इस क्वेश्चन को। किसी ने इसको एग्जाम हॉल में सही किया था क्या, नॉलेज से? सर मुझे दोनों पता थे लेकिन मैंने तब भी गलत किया था। एग्जैक्टली माई पॉइंट। ये सब ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि अगर कोई, मतलब किसी को, ये 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब आपको 9 चीजें याद है, 9 फैक्ट्स। अगर किसी को ये क्वेश्चन सही हो रहा है ना, इसका मतलब उसका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। लोगों को पता होगा कि मैं ये जोक मारता हूँ। मेरा पॉइंट ये होता है कि अगर आप ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने निकल गए, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री में, और ऐसी चीजें अगर आपको याद है, इसका मतलब आप बाकी सारी चीजें जहां दिमाग लगाना है एंड जहां पे एक्चुअल मेहनत करना है, वो आप नहीं कर रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आए, चुपचाप छोड़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि अभी आपने सामने देख लिया कि इनको दो चार में से, मतलब इनको 6 चीजें पता थी, बट फिर भी इनका चीज गलत हुआ है। राइट? सर इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में एक बात पूछनी थी, अभी पूछ सकता हूँ क्या? प्लीज। 2023 में, 2022 में यूपीसी क्या करता है, 2022 में सिर्फ 8 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, ओनली वन ओनली टू वाले। और 2023 में ज्यादा पूछ लिए। ये नया पैटर्न उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 2024 में, तो ये इस साल बढ़ाएंगे, तो अभी वहां पे क्या करना चाहिए? बात पैटर्न वैटर्न को छोड़ दो, मतलब वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, ग्रीक पूछ लेंगे, कोई और लैंग्वेज में पूछ लेंगे, वी डोंट केयर। माई पॉइंट इज, दिस इज अ प्योर प्ले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इन विच यू रिक्वायर टू नो मेनी फैक्ट्स। तो कभी भी जैसे ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि, सर हाँ, सर इसमें चंद्रकेतुगढ़ तो पीआईक्यू में था वेस्ट बंगाल, तो वो वन तो पहले इनकरेक्ट हो जाता है, तो इससे ए और डी निकल जाएगा। अब थ्री कॉमन है, और इमाम गांव तो पढ़ते हैं, वो तो एनसीईआरटी में लाइक बहुत ही फेमस साइट है चालकोलिथिक, तो उससे ये निकल जाता है क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ तो पीवाईक्यू में है तो बहुत बढ़िया वेस्ट बंगाल। आपको। तो जो ये क्वेश्चन जिस तरीके से बनना था, आपको एग्जैक्टली वो नॉलेज था, तब आप कर पाए, राइट? मैं ये बोल जी रहा हूँ, मान सर। लीजिए क्वेश्चन अगर बनता मंगाड़ू और साहिल हुंडम से, सली हुंडम से, हम्म, हम्म, और आपको वो दोनों नहीं पता होते, तब कैसे आप करते? हाँ फिर नहीं होता, लेकिन मैंने ये लॉजिक लगाया था लास्ट में। हाँ हाँ, तो सुजोया, आपने लॉजिक नहीं लगाया, आपको 6 स्पेसिफिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पता थी। अब वो कैसे भी आपको पता थी, आपको पीवाईक्यू से पता था, और आपको आपके नॉलेज से पता था, हम्म, एंड उसके हेल्प हम्म, से ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे थे यहाँ पे। हम्म, माय पॉइंट इज, अगर वैसा हो रहा है तब तो उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब अगर नॉलेज से क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा हाँ हाँ। बट इसके लिए हम्म, अब निकल नहीं जाना है कि अब मंगडू भी पढ़ूंगा, सली हुंडम भी पढ़ूंगा। मेरा मैसेज यहाँ पे ये है, समझ? हाँ हाँ। कोई एंड नहीं है ये सब चीज का। उससे अच्छा इकोनॉमी हम्म, पॉलिटी में दिमाग लगाओ, करंट अफेयर्स पढ़ लो, मैथ्स अच्छे से कर लो। जो क्वेश्चंस इजी हैं उनमें गलती नहीं करी। हम कितने सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें बिना कुछ पता हुए भी हम सही कर सकते हैं, राइट? सर आई तैयारी थिंक अब, ऐसे क्वेश्चंस में तो हमको टाइम सेव करना चाहिए कि इनको देखा 10 सेकंड नहीं समझ आया, लीव इट, रादर उतना टाइम किसी और ऐसे क्वेश्चन को दो जो लॉजिक से सॉल्व भी हो जाए। एग्जैक्टली exactly. तो जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है, उनमें अगर नहीं आता है तो आगे बढ़ो। उसमें टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए लॉजिक वाले क्वेश्चंस आएंगे। समझ रहे हैं लोग? सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सर जी जी। एक चीज मैंने नोटिस करी थी, ये थोड़ी अलग चीज है, मतलब लाइक मैं 2023 का पेपर देख रहा था और फिर 24 का मैंने अभी पेपर देखा। तो मतलब जो इसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ऑफ कोर्स थोड़ा पैटर्न इन्होंने चेंज किया है, बट जैसे इन्होंने ना टेबल्स और मैट्रिक्स भी प्रॉपरली बनाए हुए थे जो 23 के पेपर में नहीं थे। जो बॉर्डर्स दिए इन लोगों ने मैच द फॉलोइंग के, और क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए मैच द फॉलोइंग के, लाइक 24 में बहुत सारे मैच द फॉलोइंग के सवाल दिए हुए हैं। प्लस वो ओनली टू वाले जो ऑप्शंस हैं, लाइक जो चार लाइक उन्होंने सेट्स दिए हैं, रोज दिए हैं, और उसमें फिर ओनली टू मोस्ट ऑफ द इसमें आंसर था। तो लाइक ये पैटर्न के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी वो इस तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं आगे, अब लाइक मैच द फॉलोइंग ही पिक कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल वहां से पूछ रहे हैं। क्या हो जाएगा आदित्य एक्सपेक्ट करके? चिल करना है। नहीं मतलब मैं वही बता लाइक रहा इस, हूँ। हाँ जी हाँ मेरा जी बस सर। सिंपल सा पॉइंट है, यू डोंट गेन एनीथिंग। इवन अगर मैं आपको बता भी दूं ना कि अगला पैटर्न क्या आने वाला है, तब भी आप उससे कुछ नहीं कर पाओगे। ना आप अपना स्कोर बढ़ा पाओगे, ना कम कर पाओगे।
राइट सर। ओनली टू वाला है चाहे ये वाला है, हाउ डज इट मैटर? ओनली टू वाला में अब क्या हो जाता है कि ज्यादा स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होता है, उसमें गलती करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है इवन इफ यू नो मेजर फैक्ट्स। अब अगर यही वाला क्वेश्चन जो है ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर वाला रहता, तब हो सकता है सुजोया भी नहीं मारती इसको, जिनको दो ऑप्शंस पता थे, राइट? तो डिफिकल्टी बढ़ राइट जाता। तो उसमें आपके काम और कम अटेम्प्ट होते, मतलब अगर वैसा टाइप का पैटर्न आता तो। इसलिए लोग उसको और डिफिकल्ट बोलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हल्का सा एलिमिनेशन, कहीं कहीं कुछ स्पेसिफिक नॉलेज यूज होके हो भी जा रहा है, वहां पे वो भी नहीं होता। लेकिन उसका कॉन्ट्रेरी ये भी होता, जो पहले क्वेश्चंस में आपके साथ ही हुआ है शायद, कि गलत चीज पता होने के बाद भी सही हो जाता है वो। तो राइट सर। प्रोज एंड कॉन्स अपने हैं दोनों चीज के, एंड इतना दिमाग ही नहीं लगाना है क्या पैटर्न होगा, जो आएगा किया जाएगा, सबके लिए बराबर रहेगा। और ठीक सर है, फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर कट ऑफ भी ड्रास्टिकली रिड्यूस ही होगा, वो तो क्योंकि वो देखा ही ना सबके ही लोगों ने। गलत होंगे। कितना चला गया? 75 चला गया था ना 2023 का। हाँ जी सर। तो फिर होगा ही वो। दिमाग उसमें सर नहीं लगाना है। इसमें हाँ, हम्म, प्लीज। कि इनामगांव तो पता था महाराष्ट्र का है, कैलकोलिटिक साइड। तो दो ऑप्शंस में आए थे, ए और बी। तो 50-50 में कोई भी टिक नहीं कर सकता है ऐसे नहीं ऑप्शन, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस 50 में। 50 अगर 50 50 हो गया तब तो आपको मारना ही है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ओके सर, मैंने ए मार दिया था बट आंसर था हाँ बी। तो ठीक है, तो वो दैट इज अ हिट यूड हैव टू टेक। ओके ओके सर। लेकिन आप वो भी देख लेना, अगर एंड में आपका ऐसा होता है कि एकदम नहीं आने वाला, आपका तीन ही चार क्वेश्चन है, तब आप थोड़ा कॉल ले लेना कि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस में अगर वाई कैटेगरी भी है, मतलब दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, तो आप छोड़ सकते हो किसी किसी को। बट इट हम्म। इट शुड बी योर कॉल। जनरली ओके सर। अच्छे अटेम्प्ट्स के लिए जरूरी होता है कि आप सारे वाई कैटेगरी, मतलब टू ऑप्शंस वाले को मार दो। ठीक है, ठीक है सर। ये कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल? अब यार मुझे जहां पे भी कृष्णदेव राय दिखते हैं मैं मार देता हूँ, और उसमें सही भी हो जाता है। इसमें मेडिवल पढ़ा भी नहीं आज तक ढंग से, थोड़ा बस ये पढ़ा है मैंने, कृष्णदेव राय एंड ये पूरा किंगडम पढ़ लिया था, बट आई थिंक कि ये सारे हैक्स चल जाते हैं यहाँ पे, राइट? हाँ सर, सर मेरा फेवरेट भी। इसी का। ये हम्म, अकबर के साथ भी हुआ है सर, 2-3 बार, मतलब अकबर जिस ऑप्शन में था उस वो यार आंसर था। हाँ तो ये हम्पी, सर कृष्णदेव राय, विजयनगर किंगडम, कॉइन, ये सब विजयनगर। सही। फोर्ट्स। हाँ पोर्ट्स, ये सब सही हो जाता है। ये हम्म, करते हैं 57। एक और सेशन करना है क्या लोगों को कि एंड करें? कर लेते हैं सर। ठीक है, कर मैं, लेते हैं सर। हाँ मैं भेजता हूँ हाँ फिर। हाँ। ठीक है, 57 से शुरू करेंगे अपन।